अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब के लिए। दो तीन अहम चीज़ें हैं जो कि आज होने जा रही हैं। इसके साथ साथ आखिर वजह क्या है, क्यों इशारों किनायों में गुफ्तगू हो रही है और किस तरह उसको अब रीबटल के ज़रिए डिफ्यूज़ करने की कोशिश हो रही है, इसके ऊपर आपको बताएंगे। कुछ आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि सैलाब की क्या सूरत हाल है, और फिर ये भी आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अभी तक लग रहा था कि दामन बचा रहे हैं, लेकिन वो एक दफ़ा फिर से इस सारे सिस्टम का बाकायदा हिस्सा बनने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले इमरान खान साहब से जुड़ी कुछ अहम खबरें, क्योंकि मंगल का दिन है और मंगल का दिन होता है इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन, जो कि पिछले कुछ अरसे से नहीं करवाई जा रही, और अब तो इवन एक या दो बहनों से भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ऑलमोस्ट 6 अगस्त के बाद से तमाम जो मुलाकातें उनका सिलसिला टोटली बंद है, और ना ही कोई केसेस की हेयरिंग हो रही है और ना ही कोई फैमिली की मुलाकात हो रही है। तो पिछले 15 दिन से आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब टोटली कैद तन्हाई में हैं। अब इमरान खान साहब से क्या आज के रोज़ मुलाकात हो पाएगी, क्योंकि आज फैमिली से मुलाकात का दिन है। ज़ाहिर है दोबारा से अलीमा खान साहिबा बाकी बहनें जाएंगी। पिछले मंगल को हमने देखा था कि वो रात को 10 बजे तक वहीं पे मौजूद थीं, और फिर उसके बाद उन्हें पुलिस ने पकड़ के पुलिस वैन में बिठाया और फिर आगे चक्री के करीब और कहीं दूर ले जाकर जो है वो छोड़ दिया, और फिर उसके बाद वो अपने घरों को वापस मजबूरन रवाना हो गई। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई वर्कर्स की, और फिर बाद में उन्हें भी छोड़ दिया गया। तो इस दफ़ा भी यही तमाशा लगेगा। अगर मुलाकात ना करवाई गई तो इस दफ़ा भी बेचारी बहनें आएंगी, बैठेंगी रात गए तक, और उसके बाद फिर इसी तरह पुलिस उन्हें कहीं वीराने में छोड़ आएगी, क्योंकि ये कई दफ़ा पीछे कई दफ़ा प्रैक्टिस हो चुकी है सिचुएशन। तो मुझे भी इस दफ़ा यही नज़र आ रहा है। वैसे तो जैसे कि मैंने कहा था कि जहाँ कहीं ये बातें हो रही हैं कि जी माफ़ी मांग लें या मामलात तय कर लें, जहाँ ऐसे मशवरे दिए जा रहे हैं, तो फिर इन मशवरों का जवाब देने के लिए तो ज़रूरी है कि फिर किसी को अंदर भेजें तो सही, ताकि मशवरों का जवाब तो आए, पता तो लगे कि क्या वाकई इन ऑफर्स के ऊपर कोई इमरान खान साहब भी गौर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से तो ज़रूर मुलाकात होनी चाहिए आज के रोज़ उनकी। बाकी देखते हैं कि क्या सिस्टम का फ़ैसला है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का आज के दिन अहम पैगाम भी आ सकता है, क्योंकि अगर उनकी मुलाकात हुई तो जहां इस बात का जवाब आएगा जो इस वक्त उन्हें मशवरा दिया जा रहा है, वहीं आगे की हिकमत अमली क्या है उसके हवाले से भी वो कोई ना कोई क्लू दे सकते हैं। क्योंकि आखिरी उन्होंने जो बात की थी उसमें उन्होंने 14 अगस्त को निकलने की बात की थी, 13-14 अगस्त की रात को। तो वो तो भरपूर तरीके से कौम निकली, और काफ़ी पीटीआई के कारकुन भी निकले, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपने पावर देखी उनकी स्ट्रीट में। तो ये सब तो हो गया। अब उसके बाद अगला इमरान खान साहब का लाहेमल क्या है, इसके ऊपर फ़िलहाल आगे तक की कोई डेट सामने नहीं है। तो इमरान खान साहब जो है इसके ऊपर क्या अपनी सजेशन देंगे, या हो सकता है वो भी कोई एहतजाजी तहरीक ना आगे अनाउंस करें फर्दर, क्योंकि सैलाब की सूरत हाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है। तो मेरा ख्याल है जहाँ तक कि अभी वो कोई इस तरह की एक्टिविटी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो नहीं आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और मेरा ख्याल है मुनासिब भी यही है कि पहले जो लोग डूब रहे हैं बेचारे, लुट गए हैं बेचारे, उनको किसी तरह से रेस्क्यू किया जाए, उनकी बहाली का काम किया जाए। तो इस वक्त सूबाई हुकूमत की भी और पीटीआई के भी लोगों की सारी तवज्जो जो है वो इसी वक्त इस तरफ ही नज़र आ रही है। बाकी भी मैं देख रही थी कि कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही। तो इस वक्त इमरान खान साहब की जब मुलाकात का दिन है तो ऑटोमेटिकली फिर से जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो राइज अप करेंगे और इस पर बातचीत शुरू होगी। दूसरी तरफ जो एक अहम हवाला है वो सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि आज इमरान खान साहब की 9 मई केसेस में ज़मानतों की दरख्वास्त जो है उसके ऊपर समाअत होनी है। और पिछली समाअत में कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ नोटिस दिए गए थे और उसके साथ साथ एक हफ्ते का गैप दे दिया गया था। अब आज के रोज़ क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई आगे बढ़ती है, तो आज ही ज़मानतें दी जा सकती हैं इमरान खान साहब को। क्या अगर इमरान खान को ज़मानतें दी जाती हैं तो हम ये कहें कि जो बात हो रही है कि जी अगर इमरान खान साहब कोई लचक दिखाएं तो उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है, तो क्या ये उस तरह का कोई जेस्चर होगा, या फिर ज़मानतें यहाँ पे भी मुस्तरद हो जाएंगी? इसका इम्कान कम है कि ज़मानत मुस्तरद हो। मेरे नज़दीक इस केस के दो फैसले आ सकते हैं। एक तो ये फैसला आ सकता है कि इमरान खान साहब की ज़मानत को मंजूर कर लिया जाए, जो कि फ़ौरन तो नहीं, शायद एक आध और हियरिंग के बाद शायद चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब इस तरफ जाएं।
एक बात याद रखिए कि ये जो बेंच है ये इंपॉर्टेंट बेंच है। इस बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी मौजूद हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब भी मौजूद हैं और याया अफरीदी साहब जो हैं वो भी इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। तो इस तरह ये दिलचस्प बेंच है और इस बेंच के ऊपर देखना होगा कि इतनी हिम्मत है कि ये इमरान खान साहब की ज़मानत ले सकें। दूसरा जो मेरे नज़दीक मुमकिन फ़ैसला हो सकता है, जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं, वो ये कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी खुद भी ज़मानत नहीं लेंगे लेकिन ज़मानत रिजेक्ट भी नहीं करेंगे और ये भी मुमकिन है कि वो दोबारा हाई कोर्ट की तरफ किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू निकाल कर उनकी तरफ दोबारा रेफ़र कर दें कि जी उधर से इसको दोबारा से चेक कर लिया जाए, क्योंकि उन्होंने मना किया है कि मेरिट के ऊपर बात नहीं करनी। तो जब इन ज़मानतों के केस में मेरिट पे बात नहीं करनी, इसकी वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिसने ज़मानत रिजेक्ट की है उसने मेरिट पे बात करके ज़मानत रिजेक्ट की है। तो अगर आप ज़मानत उस फैसले के खिलाफ लेने आए हैं तो फिर तो आपको मेरिट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, वहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए चीफ जस्टिस साहब ने मना कर रखा है। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन एक वजह तो जो बड़ी समझ में आने वाली है वो ऐसी है कि जब मेरिट डिस्कस होंगे तो पता चलेगा कि कितने फोके किस्म के केसेस थे और कितने फजूल किस्म के शवाहिद के ऊपर जो इमरान खान साहब की ज़मानत थी वो रिजेक्ट की गई थी। तो इसलिए इस शर्मिंदगी से बचने के लिए लगता है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब ने मेरिट डिस्कस करने से मना किया। बहरहाल लेट्स सी कि जी हियरिंग में क्या होता है। इंटरेस्टिंग हियरिंग होगी, लेकिन मुझे इम्कान ये नज़र आ रहा है कि इसका जो फैसला है वो कोई ग्रे सा ही फैसला होगा। अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए याया अफरीदी साहब जो हैं वो फैसला दे लेंगे। बहरहाल अगर इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर भी हो जाती है तो उनकी फौरी रिहाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी वो अलकादे ट्रस्ट केस में सज़ा याफ्ता हैं और उनकी वो सज़ा मुअत्तल भी नहीं हुई और ना ही उसकी अपील लगी है। तो इसलिए ऐसा तो कोई ख़तरा नहीं है निज़ाम को कि जी अगर ज़मानत हो गई तो इमरान खान को तो रिहा करना पड़ेगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप नहीं होने वाली। तो लिहाजा ये अभी जो केसेस की हेयरिंग है ये आगे बढ़ेगी और ये भी ऐन मुमकिन है कि इन सज़ाओं की मुअत्तली तक तोशाखाना केस में सज़ा सुना दी जाए। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है, लेकिन ये इस लिहाज से एक अहम दिन है। वैसे तो ये जो कल का दिन था ये भी बड़ा अहम दिन था इमरान खान साहब के लिए, जो 18 अगस्त का दिन था, क्योंकि ये वो दिन था कि जब इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर हलफ उठाया था। और ये 2018 के इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था एज़ प्राइम मिनिस्टर। और उस वक्त जब उन्होंने ये हलफ उठाया था तो शायद उनको आइडिया नहीं होगा कि वो भी अपनी मुद्दत 5 साल की पूरी नहीं कर सकेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात दुरुस्त है कि जब उन्होंने हलफ उठाया था उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन शुरू में उनका सफ़र जो था वो उस तरफ नहीं नज़र आ रहा था, उतना स्लो था कि लोग बहुत ज़्यादा मायूस होना शुरू हो चुके थे। और फिर क्या कहें उनकी किस्मत को कि उसी दौरान सदी का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा वबाई मर्ज़ यानी कोविड-19 जो है वो आ गया और फिर उसके बाद साल 1.5 साल तकरीबन मईशत की जो एक्टिविटीज़ थी वो मुअत्तल रहीं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा हुकूमत जो थी वो स्लो परफॉर्मर रही। लेकिन ये उनकी कामयाबी थी कि उन्होंने अपने मुल्क को बिल्कुल एक ज़ीरो जो एक माशी बहरान हो सकता था उस तक नहीं लेके गए और बहुत ज़्यादा अमवात नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है कि सब चीज़ें बेहतर तरीके से मैनेज हो गई, लेकिन जो एक रफ्तार हो सकती थी तरक्की की, बेहतरी की, बहरहाल उसमें रुकावट ज़रूर आई। और उसके बाद जब चीज़ें तीसरा साल में जाके थोड़ी बेहतर होने लगीं और कुछ पॉलिसीज़ का असर नज़र आने लगा, तो उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई और फिर उनको रिमूव कर दिया गया। तो ये दिन इस लिहाज से इमरान खान साहब के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन था। यकीनन अगर वो जेल में इसके ऊपर सोच रहे होंगे तो वो उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा उस वक्त हलफ उठाते हुए कि 7-8 साल के बाद वो इस वक्त जेल में बैठे होंगे इस दिन के, जिस दिन के वो हलफ उठा रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये इंसान के ज़हन में कभी नहीं होता, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत की एक बदकिस्मती है। ये उसका एक बहुत ही भयानक किस्म का चेहरा है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको फिर बाद में जेल भी जाना पड़ता है। तो यूँ समझिए कि ऐवान वज़ीर आज़म से सीधे अगली जो उनकी मंजिल होती है वो जेल ही हुआ करती है। तो इस रिवायत को चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस रिवायत ने कुछ पाकिस्तान को दिया नहीं है। जमहूरियत हमेशा कमज़ोर हुई है और आमरीत मजबूत हुई है, और उसके साथ साथ ये आप देखिए कि उसका खमियाजा जो है वो अवाम ने भुगता है, पाकिस्तान के इदारों ने भुगता है, पाकिस्तान ने भुगता है और आज तक भुगत रहे हैं। अब ये एक दफ़ा फिर सिचुएशन आ चुकी है। हर 3-1 साल के बाद हम देखते हैं जो भी वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है उसकी वक्त की हुकूमत के साथ आपस में चपकलेश शुरू हो जाती है। तो क्या ये
वो वक्त आ चुका है, क्योंकि देखा जाए तो 3 साल हो चुके हैं इस हुकूमत को इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करते हुए। अगरचे इस हुकूमत ने इस इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन इस इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत के लिए बहुत कुछ किया है। इनको पूरा जाली मैंडेट दिया है, इनको पूरा एक इलेक्शन रिग करके दिया है, और फिर उसके बाद बहुत से मामलात में आगे बढ़कर जो फॉरेन पॉलिसी में मुलाकातें आप देख लें या जंग का मामला देख लें या बहुत सारी और चीज़ों में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ज़्यादा बोझ भी रहा है, और इस हुकूमत का उन्हें कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। ना वो मकबूलियत हासिल कर सके, ना बयानियाँ बना सके, और ना ही अपने सियासी हरीफ का मुकाबला कर सके। ये सब चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट को ही करने की मजबूरी रही, और फिर आपने देखा कि अब वो नहज आ चुकी है कि जहाँ पर आपस में कुछ गड़बड़ जो है वो दिखाई दे रही है। पहले आपने देखा कि जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे थे, वो सुहेल वड़ाई साहब ने भी कुछ बातें की हैं, और उसके बाद फैसल वावडा साहब जो कि एक इस्टेब्लिशमेंट की मॉनिटर की हैसियत रखते हैं, और जब वो देखते हैं कि कोई क्लास में एक बच्चा इधर उधर बिगड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो मॉनिटर साहब जो हैं वो उठकर हंटर उठा लेते हैं और फिर फ़ौरन से वार्निंग दे देते हैं क्लास के बच्चों को कि अच्छे बच्चे बन जाओ, वरना हंटर अब आप पे बरसना शुरू कर देगा। तो ऐसा ही हंटर एक दफ़ा फिर से उठा लिया है फैसल वावडा ने, और वो अब नून लीग और जरदारी साहब और सब लोगों को ये सुनाते फिर रहे हैं कि जनाब सीधे हो जाओ, वरना हंटर जो है वो किसी भी तरफ बरसना शुरू हो जाएगा। आज भी नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ऐसी ही बातें की हैं कि जनाब आप ये जो बातें कर रहे हैं कि एक्सटेंशन है, ये वो ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, और सियासतदान अपने किबले दुरुस्त कर लें, फ़ौज के ख़िलाफ़ महाजराई बंद कर दें। अब देखा जाए तो इस वक्त ये लोग तो नहीं महाजराई कर रहे फ़ौज के ख़िलाफ़, लेकिन क्या कोई पसे पुश्त ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिसकी वजह से फैसल वावडा साहब इतने गुस्से में आए हुए हैं और उन्होंने इनको वार्निंग्स देने की ठान ली है। अब वो आके ये भी कहते हैं कि जनाब पुरानी बातें भी हम भूलेंगे नहीं, बल्कि अगर कोई पुरानी बातों के हवाले से आज भी उसी तासुर पे खड़ा है तो फिर हम उनके साथ भी निपटेंगे, भले वो नवाज शरीफ हों या जरदारी हों। तो ये बातें कहना और ये कहना कि आपको रगड़ा लगाएंगे, तो ये सब चीज़ें इंडिकेट ये कर रही हैं कि ऐसा नहीं है कि बड़ा गुडी गुडी है, अगर कहीं पे कोई खिसकने की कोशिश करता है तो उसको वार्निंग्स भी दी जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन खिसकने की कोशिश कर रहा है और कौन कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसके ऊपर भी अब अंदाजे ही फिलहाल लगाए जा रहे हैं। लेकिन फैसल वावडा साहब कहते हैं कि कोई एक्सटेंशन की बात नहीं है, ये कॉन्टिन्यूएशन की बात है, और कॉन्टिन्यूएशन का मतलब क्या है और एक्सटेंशन का मतलब क्या है, ये फैसल वावडा साहब क्लियर नहीं करते कि जनाब जब आप कहते हैं कि कंटिन्यू रहेंगे तो इसका मतलब तो यही कंटिन्यू तो तभी रहेंगे जब एक्सटेंशन मिलेगी, और अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन नहीं मिल रही तो फिर क्या मतलब हम समझें कि फील्ड मार्शल साहब अपनी मुद्दत पूरी करके घर चले जाएंगे। तो इस बात को क्लैरिटी से फैसल वावडा साहब नहीं कहते, इसके इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं, जिससे साफ पता ये चलता है कि मामला जो है वो गड़बड़ हो चुका है। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बात है वो सुहेल वड़ाई साहब के अब कॉलमों की तरदीद है। सुहेल वड़ाई साहब का ये कहना था कि जी उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और उसके ऊपर भी उन्होंने अलग से बात की है, लेकिन अब जो हसन अयूब साहब हैं, बाकी जो लोग हैं, फैसल वावडा साहब हैं, वो आके कह रहे हैं कि जी अलग से कोई मुलाकात नहीं हुई, बस जो जेनेरिक बातें थी वही हुई हैं, और अपने से कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा के ना बताई जाएं, और इस तरह की चीज़ें जिसमें ऐसा लग रहा है कि जो उनके कॉलम्स का एक रिएक्शन आया है उसको किसी तरह से नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे फील्ड मार्शल साहब का किसी भी और ओहदे पे जाना या उनका किसी भी तरह इस ओहदे पे 10 साल के लिए प्लानिंग करना, इन सब चीज़ों को ऐसे कंट्रोवर्शियल बनाया गया है कि जिसके बाद उनको भी ऐसा लग रहा है कि अपने हर कारे जो है मैदान में उतारने पड़े हैं, और उसके बाद अब आपको ये नज़र आ रहा है कि जो उनके मॉनिटर्स हैं वो बाहर निकल के बाकायदा लोगों को वार्निंग्स दे रहे हैं। तो आने वाले दिन काफ़ी दिलचस्प हो सकते हैं जनाब, और लेट्स सी कि इस दिलचस्पी में क्या कुछ निकलता है, क्योंकि 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है। आज इसहाक डार साहब ने कहा है कि किसी 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं, ये आखिर में 26वीं तरमीम तक भी यही बातें करते थे कि नहीं आ रही नहीं आ रही नहीं आ रही, और बाद में फिर अचानक से वो एक रात कहीं इल्हामी मुसव्विदे की सूरत में उतरी जिससे किसी ने नहीं देखा हुआ था, और उसके बाद उसको एक ही रात में अप्रूव भी किया गया था। तो ऐसे ही 27वीं तरमीम भी आ जाएगी एक इल्हामी किताब की सूरत में, और ये उसको सजदा रेज़ होकर मंजूर भी कर लेंगे। लेकिन अभी तक ये लोग डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कुछ लोग ये खबरें दे रहे हैं कि जो बातें हो रही हैं 27वीं तरमीम की वो खुद इनको भी सूट नहीं करती, क्योंकि उसमें
सियासतदानों के टोटली हाथ पांव कट जाएंगे, तो इनके पल्ले भी कुछ नहीं देगा। तो आगे जो आने वाले दिन है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसे में राना सनाउल्लाह साहब को सेनेट का टिकट जारी कर दिया गया है। सेनेट का टिकट जो एजाज चौधरी साहब की सीट खाली हुई है नाअहली के बायस, उसके ऊपर उन्हें जारी किया गया। बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि राना सनाउल्लाह साहब ने जैसे फॉर्म 47 लेने से इनकार किया था, तो शायद वो इस निज़ाम में इस तरह से जाली वोटों के साथ सेनेटर मुंतखब होना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब चूँकि सियासी मुशीर तो ऑलरेडी बने हुए हैं, जो वज़ीर आज़म साहब के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, तकरीबन वज़ीर जितना ही उनका ओहदा है, तो उसके साथ ही अब वो सेनेटर भी बनने जा रहे हैं। ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को भी इसका ऑफ़र था, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा फिर ये ऑफ़र ठुकरा दी। ना उन्होंने MNA बनने में कोई दिलचस्पी जाहिर की है, क्योंकि ये भी बात हो रही थी कि ज़िमनी इलेक्शन का टिकट उन्हें दे दिया जाए मियाँ अजहर साहब वाली सीट पे, लेकिन इससे भी उन्होंने इनकार किया और उसके बाद अब सेनेट के टिकट के ऊपर भी इनकार किया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वैसे काफ़ी लोग कंफर्म कर रहे हैं कि उन्हें ऑफ़र किया गया था टिकट, उन्होंने मना किया है। बहरहाल जी, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अब आपको सूरत हाल बताएं कुछ सैलाब की, तो जनाब पेशावर और सवाबी में भी आज बहुत बुरे हालात रहे हैं। यहाँ पे भी शदीद किस्म का नुकसान हुआ है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक ओवरऑल जो ये हालिया बारिशें हैं, इसमें 600 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं और तकरीबन 2,500-3 हज़ार के करीब लोगों के घर जो हैं वो बह गए हैं, टूट गए हैं, मुतासिर हुए हैं। और इसके साथ साथ जो कारोबारी नुकसान हुआ है उसकी बिल्कुल एक अलग सूरत हाल है, उसका तखमीना लगाना मुश्किल है, क्योंकि आज जो वीडियोज़ आ रही थी उसमें देखा जा सकता है पूरे के पूरे बाज़ार जो थे वो कीचड़ में लथपथ हैं। लोगों की दुकानें ना सिर्फ बह गई हैं, उसमें पड़ा हुआ माल ख़राब हुआ है। और जो लोगों की अमलाक हैं, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, मवेशी, वो जिस हद तक बह गए, पानी की नज़र हो गए, तो उस सब में कितना नुकसान हुआ ये बहुत आगे की बात लग रही है। अच्छी बात यह है कि PTI की गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इस वक्त सैलाबी सूरत हाल के ऊपर। बैरिस्टर गौहर अपने हलके में बहुत एक्टिव हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी बार बार जा रहे हैं, वो भी चेक्स वगैरह तकसीम करना शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा भी PTI के जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की ज़िली इंतज़ामिया है, वो उनके साथ भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक सूबे ने इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी ली है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को बिल्कुल ऐसे ही बेहाल छोड़ दिया गया है। तो लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। ये बात अभी यहाँ पे थमेगी नहीं, अभी भी बारिशों की पेशगोई है। और अब जो है वो सिंध के भी मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशों की पेशगोई है, और इसके साथ साथ पंजाब के भी कुछ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई है। तो अभी भी ख़तरा पूरी तरह टला नहीं है, लेकिन इसको पूरी तरीके से टैकल करने के लिए बहुत ही मुस्तैदी से फोकस होकर इंतज़ामात करने होंगे, अदरवाइज़ जो है ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हो सकती है। तो ये जी अभी तक की अहम ख़बरें हैं, और अब देखना ये है कि क्या इंतज़ामात किए जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी खबर आपको और दे देते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जो कि जापान के दौरे पर हैं, उनके हवाले से मोहसिन नकवी साहब के चैनल में ये खबर चली है कि उनके दौरे के ऊपर कितने बेजा अखराजात किए जा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो दौरे का तखमीना था वो 10 करोड़ लगाया गया था, लेकिन इस दौरे के लिए जो पैसे जारी किए गए हैं, जो रकम जारी की गई है, वो 16 करोड़ जारी की गई है। वैसे आमतौर पर ये होता है कि जो तखमीना लगाया जाता है या तो उतनी ही रकम जारी की जाती है या बल्कि उससे कम की जाती है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर जारी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 6 करोड़ रुपए ज़्यादा जारी किए गए। और सूरत हाल ये है कि 40-50 लोगों का वफ्द लेकर आप चले गए हैं, और वहाँ पर किस मकसद के लिए आप गए हैं, कौन सा आप तिजारत लेके आ रहे हैं वहाँ से। ये सिर्फ एक मुतालियाती तफरीही दौर है, जिसमें कोई आपको नज़र नहीं आ रहा कि कोई हाई ऑफिशियल उनका जो है वो किसी तरह की भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स कर रहा है या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है मरीम नवाज़ साहिबा। तो ये सिर्फ खाओ पियो तफरीही टुरो फिरो प्रोग्राम नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें कौम के 16 करोड़ रुपए उजाड़ दिए गए हैं। और बात सिर्फ यहाँ पे नहीं ख़त्म हुई, बल्कि इस दौरे की इफादियत को बयान करने के लिए इश्तहारी मुहिम भी शुरू हो चुकी है। और अब उसकी मद में भी जो है वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए के इश्तहारात छापे जाएंगे, और ये बताया जाएगा कि मरीम नवाज़ का ये बड़ा ही कामयाब दौरा है। तो इस चक्कर में मज़ीद अवाम के जो पैसे हैं वो ज़ाया किए जाएंगे। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये कितना का कामयाब दौरा है और इससे क्या हासिल होना है। लेकिन अयाशी जो है वो फुल टाइम चल रही है। इतने अपने जो यानी आप घर के मुलाजिम भी ले जाएं, अपने मुलाजमीन के साथ साथ पूरी कैबिनेट भी ले जाएं, पता नहीं कौन कौन से
चेले चमचे उठा के ले जाएं और उसके बाद आप कहें कि जनाब हमारा तो बड़ा ये मुतालियाती ट्रिप था, बड़ा कामयाब दौरा था। तो मरीम नवाज साहिबा ने पूरे सूबे के माल को बाप का माल समझा हुआ है और ऐसे वो इसको उड़ा रही हैं कि अल्लमान अल हफीज़। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।